ठोसों का संयोजन। देखो यही हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर जो हम लोगों का था अध्याय 13A 13B 13C यही था ना। ये सब अध्याय में हम लोग ठोस आकृति को देख रहे थे। और जब आकृति को ठोस बोला जाता है तो इसका मतलब हो जाता है कि आकृति जो है वो 3 आयामी हो गई है। 3 आयामी का मतलब कि अब इसमें आयतन का केस जुड़ेगा, लंबाई चौड़ाई रहा तो ऊंचाई भी आ जाएगा। ऐसे अगर हम वृत्त के बारे में बात बोलते हैं तो ये ठोस आकृति नहीं है, यह समतलीय आकृति है। समतलीय का मतलब क्या होगा, वृत्त बनाने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म पर, देखो समझो इस चीज़ को, वृत्त बनाने के लिए हम इस बोर्ड का सीधा उपयोग कर सकते हैं। ये वृत्त हो गया, ये वृत्त की त्रिज्या है। अब बोलेंगे चलो अब हम गोला बनाते हैं, क्या इसको हम गोला बोलेंगे? नहीं सर, ये दोनों तो एक ही चीज़ लग रहा है, फिर आप इसको गोला क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गोला होता है फुटबॉल जैसा, और ये फुटबॉल है नहीं, ये तो गोल वृत्त बन गया। समझ रहे हो ना? तो जो चीज़ उस तरह से बन जाए, जैसे फुटबॉल होता है, जैसे क्रिकेट का गेंद होता है, या फिर जैसे कि माचिस का डब्बा होता है, ये सब आकृति का अगर निर्माण हो रहा है तो इन आकृतियों को ठोस आकृति बोला जाता है, 3 आयामी आकृति बोला जाता है। ठीक है ना? वही तो पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें एक सवाल है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि 9th का क्षेत्रमिति और 10th का क्षेत्रमिति बिल्कुल एक है। तो अगर तुम 9th में क्षेत्रमिति नहीं पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, 10वां में ज़्यादा फोकस करोगे और हम ज़्यादा पैसा अगर मांग लिए तो तुम हमको ज़्यादा पैसा भी दोगे। ये तो तुम्हारा काम है ना? क्योंकि सीखोगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है तुम फेंकने के लिए तैयार रहोगे उस टाइम तुम फेंकोगे आराम से, और उस टाइम शायद तुम्हारा नींद भी 6 बजे टूट जाएगा। वो इसलिए टूटेगा क्योंकि तब मैट्रिक रहेगा, नॉट मैट्रिक, इट्स मैट्रिक रहेगा, और वो मैट्रिक पर तुम पूरा खर्चा करते हो। एक ही चीज़ तो दिमाग में रहता है, मैट्रिक वह पास कर जाएँ, ये नहीं रहता है कि कितना कुछ सीख जाएँ। अगर तुम 9th में सीख जाते हो तो 4 चैप्टर का भार तुम पर कम रहेगा उन 28 चैप्टर में से, और 4 चैप्टर का भार अगर तुम पर कम रहेगा बाबू, तो ये खैर तुम लोग तो गधे वाला काम ही करते हो, तो बोझा कितना डाल दिया जाए कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो डलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु बनाते कैसे हैं क्षेत्रमिति? देखो, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले क्या हम लोग पता करते हैं, शंकु कैसा होता है। ये है शंकु, सही है। इसके बाद निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई r इंटू एल प्लस आर, ये हो गया। इसके बाद आगे क्या बोलता है, यदि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। अब ये निकालना है हमको, और इसको निकालने के लिए देखो क्या क्या चीज़ दिया। यदि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, r बराबर 5 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई L इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हो। यही प्रश्न है, दिखा? अब इसमें तुम देखो क्या क्या चीज़ इलस्ट्रेट तुमको कर दिया। L किसको बोलते हैं, ये है तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं हम लोग 13L यानी तिर्यक ऊंचाई, सही है। त्रिज्या किसको बोलते हैं, ये, और ये बिल्कुल बर्थडे कैप की तरह है, समझ रहे हो ना? ये क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब इसका जब TSA निकालना होगा तो TSA इज इक्वल टू हो जाएगा पाई की जगह पर हम क्या रखेंगे, 22/7, R की जगह पर हम रखेंगे 5, और L प्लस R यानी कि 13 सेंटीमीटर प्लस R 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर छूट गया, यहाँ पर सेंटीमीटर लगा लेंगे, सही है। रिजल्ट क्या मिल रहा है देख लीजिए, 22/7 5 सेंटीमीटर, अब 13 5 18 सेंटीमीटर। 18 को 5 से गुना करो 90, और इस 22/7 की जगह पर हम पाइए रहने देते हैं। कोई दिक्कत होगा क्या? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ही तो बात चल रहा है। सब शॉर्ट में अगर रहेगा बनाने का तो हम इसको 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि 22/7 को कौन कैलकुलेट करेगा जब तक कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का ना हो जाए। जैसे ही क्वेश्चन 2 नंबर का होगा 22/7 का वैल्यू रख देंगे, बस। और क्या करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। समझ में आया बात? अब देखो इसमें कल जो हम लोग बात कर रहे थे, क्या त्रिज्या का 2 गुना करना, ये सब था ना कल, वही सब चीज़ अब आने वाला है प्रश्न। अगर कल वाला ध्यान है तो बाबू, प्रश्न है शंकु का, उससे हटाओ, हाँ, किसी अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ और उसके आधार का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? किसी अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ, देखो प्रश्न, किसी अर्धगोलीय, तो ये हो गया अर्धगोला, सही है ना? और अर्धगोला का जो जो बात बोला है पहले वो लिखा करो। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA क्या होता है, 2πr², और इसके संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण क्या हो जाएगा, TSA क्या हो जाता है, 3πr², और इन दोनों का अनुपात क्या होगा, यानी
सी ए से कर्व सरफेस एरिया अपॉन टी ए से टोटल सरफेस एरिया, इसका अनुपात क्या होगा? तो सी एस ए के लिए सी एस ए का वैल्यू और टी एस ए के लिए टी एस ए का वैल्यू कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपके पास पहले क्या होना चाहिए? फॉर्मूला, जो नहीं होता है। एक और प्रश्न देखो इसी में, दो समान आधार, यही सब प्रश्न है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनो। दो समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु, समान आधार लंबवृत्तीय शंकु, देखो ध्यान से, लंबवृत्तीय को लंबवृत्तीय क्यों बोलते हैं? लंब सीधा और वृत्ताकार आधार होगा उसका, देखो ध्यान से। लंब और आधार किसी तरह होगा? गोल, तो लंब वृत्तीय शंकु हो गया ये, बस समझ में आ रहा है। और इसमें कह रहा है कि दो समान आधार, तो समान जब बोल दिया तो इसका मतलब है दो शंकु बनेगा और दोनों का बेस बराबर रहेगा, हो गया दो शंकु, दोनों का आधार बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों की त्रिज्या जरूर समान होगी। देखो आगे पढ़ो, दो समान आधार त्रिज्या वाले, तो इसलिए अगर इसकी त्रिज्या हम r रखेंगे तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r। ये प्रश्न बोल दिया हमको, दो समान आधार त्रिज्या वाले शंकु, है ना, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है, इनकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, मतलब ये पहला शंकु है और पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर L1 है तो दूसरे वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? L2। और प्रश्न ये कह रहा है कि L1 और L2 का अनुपात 4 है, यानी पहला वाला का ये गुणज बनेगा, है ना, और दूसरे वाले का ये गुणज बनेगा, ये प्रश्न बोला है। तुम ये भी कह सकते हो बाबू, तुम ये कह सकते हो कि अनुपात को हमेशा किसी चर मान का गुणज बनाते हैं ना, तो पहले वाले का हो जाएगा 3x, पहले लो अटक गया ये, तो पहले वाले का हो गया 3x, तो दूसरे वाले का कितना हो जाएगा? 4x, ये मिल गया। अब आगे क्या मांग रहा है? तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, उनके मीन्स इनके, तो ये पहले वाले का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल स्क्वायर, पाई आर एल। तो ये पहले वाले का पाई की जगह पर पाई, आर की जगह पर आर, और तिर्यक ऊंचाई की जगह पर क्या लगेगा? L1 लगेगा ना। और ये दूसरे वाले का पाई की जगह पर पाई, आर की जगह पर आर, और तिर्यक ऊंचाई की जगह पर L2 हो गया, दोनों का तिर्यक ऊंचाई। अब दोनों का वक्र पृष्ठीय, अब दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यहाँ देखिए, मान लिया कि पहले वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है CSA1, CSA1 पहले वाले के लिए, दूसरे वाले को हम बोलेंगे CSA2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं CSA1 अपॉन CSA2, दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो भाई फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना वक्र पृष्ठ का, तब ये मिलेगा आपको। अब आप लिखेंगे इसको पाई आर L1 बटे ये वाला वैल्यू पाई आर L2, पाई आर कैंसिल करो, क्योंकि r तो दोनों में बराबर है, r नहीं बदला। अब बचा क्या मेरे पास? L1 बटा L2। अब देखो L1 का वैल्यू कितना है? 3x, L2 का वैल्यू कितना है? 4x, x टू द कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास? यानी 3:4, यही है। अब इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि दो शंकु जिसकी त्रिज्या बराबर हो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात था। तिर्यक ऊंचाई का अनुपात कितना था? 3-4। अब हम बोलेंगे दो शंकु जिनकी त्रिज्या बराबर है, अगर उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5:6 है तो बताइए अगर उनकी तिर्यक ऊंचाई 5:6 है तो बताइए उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? हाँ, तो यहाँ पर हम निष्कर्ष नहीं लिख सकते हैं कि अगर त्रिज्या समान हो तो CSA1 अपॉन CSA2 बराबर L1 बटा L2। सही है क्या? ये काम कर जाएगा क्योंकि त्रिज्या दोनों का क्या है? बराबर चल रहा है। क्या बाबू गलत बोल रहे हैं? हमेशा ये काम करेगा, हमेशा वर्ड इसके साथ रख लो, ऐसे काम करेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? त्रिज्याएं बराबर होनी चाहिए, यानी आधार बराबर। जब आधार बराबर बोलेगा तुम समझ जाना कि जो शंकु बना रहे होंगे उस शंकु के लिए ये जो गोल ऐसा है ना, ये, और दूसरे शंकु के लिए भी ये जो गोल वाला वैल्यू होगा वो दोनों क्या रहने वाला है? बराबर।
तब जाकर ये काम करता है। अगला प्रश्न देखो, किसी ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बराबर है, तो ठोस गोले का आयतन कितना होता है? हाँ, तो ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन किसके बराबर है बाबू? पृष्ठीय क्षेत्रफल के। एक ठोस गोला है जिसका आयतन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पर बैठे हुए मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया कि ये प्रश्न कैसे डील करेगा, कैसे बनेगा। एक तरफ क्या लगाएंगे? आयतन का फॉर्मूला, वो हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब, और इस तरफ हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला में क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, सही है ना। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ पे बचेगा केवल r का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू r स्क्वायर। क्या सही बाबू? अब r स्क्वायर दोनों तरफ बराबर है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं r इंटू r स्क्वायर बटा 3 बराबर r स्क्वायर। क्या बाबू लिखा जा सकता है? r क्यूब को हम लिख सकते हैं r स्क्वायर के फॉर्म में। गुना में अगर बेस बराबर है तो गुना में पावर आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसको अगर जोड़ोगे तो 2 1 3 हो जाएगा। ये क्लास 8 में पढ़ना था, ठीक है ना। तो r बराबर हम लिख सकते हैं r स्क्वायर, और ये वाला r स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, होगा ये चीज़। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो r बराबर क्या मिल जाएगा? 3। लीजिए, आप उस गोला का त्रिज्या पता कर सकते हो, और अगर गोला का त्रिज्या मालूम हो जाए तो फिर से तुम इसका आयतन निकाल सकते हो, फिर से तुम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो। सही। प्रश्न देखो आगे क्या भाई, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? प्रश्न है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 5 नंबर। ये हो गया बेलन, ये हो गया बेलन, और इस बेलन का क्या निकालना है? क्या पूछा गया? वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है? बस यहीं पे रुक जाना है, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ तो हम पता कर ही लिए हैं कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यही होगा, 2 पाई r h होगा। अब ये निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। अब ये 2 वैल्यू हमको ढूंढना है। देखो ढूंढते हैं। प्रश्न कहाँ गया? हाँ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा यदि उसके आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 है। ऊंचाई दे दिया गया है, ये h बराबर कितना बाबू? 5 सेंटीमीटर, और एक और वैल्यू दे रहा है, क्या बोल रहा है? आधार की परिधि इज इक्वल टू 88 मीटर। ध्यान से समझना पड़ेगा इस चीज़ को, ध्यान से। आधार, ऊंचाई तो हो गया बाबू, तो ये तो मिल ना गया, बचा क्या? त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकलेगा? परिधि से। और वो परिधि क्यों निकलेगा? आधार की परिधि, क्योंकि जो बेलन बन रहा है वो बेलन का ये आधार होगा, या इसको उल्टा कर दो डब्बा को, तब ये आधार होगा। आधार हमेशा किसके रूप में होगा? वृत्त के रूप में। तो जब वर्ड यूज कर रहा है वो आधार की परिधि, तो इसका मतलब है वो कहना चाह रहा है वृत्त की परिधि। बात मेरा समझ में आ रहा है? तो अगर वो लिख दे यहाँ पर ऐसा कि आधार की परिधि, तो इसका सीधा सीधा तुम मतलब निकाल लो, ये कह रहा है वृत्त की परिधि। समझ गए? तो आधार की परिधि हो या वृत्त की परिधि, फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 पाई r, और परिधि के लिए परिधि का जो वैल्यू दिया हुआ वो भी लिख दीजिए, तो वो है 88। तो 2 इंटू पाई के बिहाफ में 22/7, त्रिज्या नहीं मालूम है 88, त्रिज्या निकालेंगे, ये हो जाएगा 88, 7 ऊपर चला जाएगा और 2 भी नीचे और 22 भी नीचे, 22 4 2 दूना, r बराबर 14। r मिल गया, सही है। h दिया हुआ है, देखो तो यही फॉर्मूला निकालना है ना, RH मिल गया। तो CSA इसका हो जाएगा 2 पाई के बिहाफ में 22/7, r के जगह पर 14 सेंटीमीटर और h के जगह पर 5 सेंटीमीटर। बाकी का काम वही घिसा पिटा है। 22 × 6 110, 1100/7 सेंटीमीटर स्क्वायर कट रहा है बाबू, कोई बात नहीं, इतना देख लोगे, इस तरफ कट रहा है। अच्छा ठीक, 1100/7 हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है बाबू। हम इसको जैसा मूव कर देते हैं हल्का सा, और क्या 2 मिनट, इसको रिकॉर्ड कर लोगे, मैंने नोट कर लोगे इतना।
और वैसे ही वैसे बच्चे को परेशानी भी हम देख रहे हैं। देखो क्या है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन निकालना है। ये प्रश्न भी बिल्कुल वैसा ही है कि जब कोई फॉर्मूला वाला वैल्यू दिया जाए, सही है ना, तो उस फॉर्मूला को लिख दिया जाता है। तो अगर प्रश्न ये बोल रहा है, समझने का आसान तरीका, प्रश्न को ही लिख दीजिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ बाबू, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक बात है, ये प्रश्न एक बात कहा। दूसरा चीज़ ये हमसे ये नहीं मांगा है, हमसे क्या मांगा है, गोले का आयतन ज्ञात करो। हमसे मांगा है वो गोले का आयतन ज्ञात करो। अब ध्यान से देखो, जो चीज़ मांगा जाता है उसको तुम लिखोगे ना, तुमको खुद समझ में आ जाएगा करना क्या है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, सही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कहीं भी अभी तक त्रिज्या नहीं दिख रहा, तो हम अगर त्रिज्या को ढूंढ लें तो मेरा मैथ क्लियर हो जाएगा। इस तरह के मैथ को फॉर्मूलेटेड मैथ बोला जाता है। बात हो चुकी है, क्योंकि इस पर अपने आप में एक फॉर्मूला बैठा हुआ है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और उसका रिजल्ट वहाँ दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन, सही है ना। 4 पाई के बिहाफ में 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं 154 गुने 7/4 गुने 22। पूरा गुना नहीं करना है, दिमाग से काम करना है। 22 सत्ते 154 आ गया केस। आर बराबर रूट, क्यों गुना इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर जब मिला तो रूट बनेगा ना, इसलिए हम तैयार है पहले से। तो ये तो मैथ समझेंगे तब ना काम होगा, रट करके नहीं काम होगा। 18 क्वेश्चन आप रट नहीं सकते हैं, और रटिएगा तो फिर सर्वाइव नहीं कीजिएगा ज़्यादा समय तक। समझ रहे हो बात को? हाँ, रटते रहो। फिर ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे बनता है, नहीं गलत। 7 गुने 7 और 4 को लिख सकते हैं बाबू 2 गुने 2। तो यहाँ से आर का रिजल्ट मिल गया 7/2। अगर ये समझना है तो फिर क्लास 8 ज्वाइन करो, समझ में आएगा कैसे हुआ। सही बोल रहे हैं। अब आर मिल गया तो बाकी का काम बोलता बताने की आवश्यकता नहीं है। मतलब तुम भी ऐसे मत कर रहे ना, तुमको आर का वैल्यू रखना है वहाँ पे। 4/3 पाई के जगह पर 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 गुने 7/2 बन गया। अब ज़रा सा वो जो गुना करता है ना त्रिज्या वगैरह में, उसको बात कर लेते हैं, अनुपात वगैरह। समान ऊंचाई वाले 2 बेलन, रोक दिया प्रश्न को, समान ऊंचाई वाले 2 बेलन। तो इसका मतलब ये कि जो 2 बेलन का फोटो बनेगा, दोनों की ऊंचाई क्या होने वाली है, समान। ये एक बेलन हो गया, ये दूसरा बेलन हो गया, और दोनों ही बेलन की ऊंचाई देखो कहाँ से बनाते हैं, ये रेडियस ये केंद्र होता है दोनों का, इसको बस ये, और दोनों की ऊंचाई बराबर है। तो अगर इसमें ऊंचाई h है, इसमें भी ऊंचाई कितनी होगी h। यहाँ त्रिज्या बराबर नहीं बोला है, और जो चीज़ बोलेगा नहीं अपने मन से मत करना, कि क्वेश्चन नंबर 3 में तो शंकु में त्रिज्या बराबर होता है, तो इसमें भी त्रिज्या बराबर होगा। अपने से दिमाग मत लगाओ। प्रश्न इतना ही बोला, समान ऊंचाई वाले 2 बेलन। कहाँ गया भाई, हाँ, कि आयतन का अनुपात 9:16 है। इनके आयतन का अनुपात इस बार दिया हुआ है। तो अगर ये बेलन पहला बेलन है और ये दूसरा बेलन है, तो पहले वाले का आयतन क्या हम बोलेंगे, V1, और दूसरे वाले के आयतन को हम क्या बोलेंगे, V2। क्लियर हो गया। तो प्रश्न बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कह रहा है कि दोनों के आयतनों का अनुपात यानी V1/V2 वैल्यू कितना दिया हुआ है, दोनों के आयतन 9:16। हाँ 9:16 सही बात है। तो 9:16 हो गया आयतन का अनुपात। ये क्वेश्चन बोला तो हम कर दिया। तो फिर मांगता है दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात, और क्या मांगेगा, तो नहीं, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखो ध्यान से, जब प्रश्न में 2-4 चीज़ ज़्यादा रहता है तो लगता है देखने में कि कैसे बनेगा। तो कैसे बनने के पीछे बस यही है कि प्रश्न जितना कहते चला जाए आप उतना कर दीजिए, जो मांग रहा है उसको लिख दीजिए। मांगा है दोनों के CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो कहीं ना कहीं हमको ये जानकारी मिल गया कि इसका भी हमको CSA निकालना पड़ेगा, इसका भी CSA निकालना पड़ेगा, बटे में हल करना पड़ेगा। तो बाबू जो CSA होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेलन के लिए, H तो खैर दोनों में बराबर है, R नहीं है, तो R निकालना पड़ेगा। आयतन से हो जाएगा ये काम, यानी वो सारा का सारा काम जो है वो यहाँ से हल होगा। यही मेरा काम को आसान बनाएगा। चलो हल करते हैं इसी को हम भी।
V1 यानी पहले वाले का आयतन पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच, पहले वाले की त्रिज्या का वर्ग इंटू एच, और एच क्यों एच रख दिए क्योंकि एच दोनों में बराबर है इसलिए, बटे दूसरे वाले का पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच। इसको R2 क्यों बोले क्योंकि त्रिज्याएं भिन्न हैं, समान नहीं बोला गया, इसलिए पहले वाले के आयतन बटे दूसरे वाले का आयतन बराबर 9 16। सही बाबू, ये चीज़ देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये चीज़ 9 16 जो किए हैं, 9 16 प्रश्न में है किया हुआ कि दोनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है। तो अगर पहले वाले का आयतन ये रहा पाई आर स्क्वायर एच, दूसरे वाले का आयतन ये रहा पाई आर स्क्वायर एच, तो वो अनुपात 9 16 है। एच से कैंसिल और पाई भी हट गया। हमको रिजल्ट में मिलेगा क्या, R1 बटे R2 बराबर 9 16 कर सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर है बाबू, तो कुल स्क्वायर दोनों चला गया। और अब ये रिजल्ट देगा 9 का वर्गमूल 3 और 16 का 4। तो R1 जो है वो 3 और R2 जो है वो 4 का गुणज होगा। और जब अनुपात में वैल्यू होता है तो x मान लेते हैं इसको, 3x हो गया R1 और R2 हो गया 4x। अब बोलता है इनके CSA का अनुपात बताइए। देखो तो पहला वाले का CSA को हम लिख सकते हैं CSA1 बटे दूसरे वाले के CSA को लिख सकते हैं CSA2, यही निकालना है। चलिए 2 पाई त्रिज्या अलग अलग है तो R1 ऊंचाई बराबर है, लिख सकते हैं क्या बाबू। दूसरे वाले के लिए भी फॉर्मूला तो वही 2 पाई RH होगा, लेकिन त्रिज्या क्या है, अलग है, ऊंचाई बराबर है। 2 पाई से 2 पाई, H से H कैंसिल, तो रिजल्ट में क्या बचा, केवल R1 बटा R2। R1 बटा R2 का वैल्यू कितना है बाबू, कैसे मालूम हुआ, यहाँ से देख लो। क्लियर है बात, ठीक। 2 घन के आयतन का अनुपात 1:27 है, 1:27, 2 घन है। क्वेश्चन नंबर 8 हम इसको बोल सकते हैं। ये हो गया पहला घन, अब देखो बाबू यही ठोस आकृति हो गया, सही। अगर इस घन को बनाते बोलते देखो ये घन है, नहीं सर ये तो वर्ग है, समझ में आ रहा है बात। तो घन ये हो गया पहला घन, और एक और घन बनाना है, ये 2 घन हो गया। अब इन दोनों घन के आयतनों का अनुपात 1:27 कहा गया है। तो अगर ये पहला वाला घन है तो इसका आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब, सही है। A1 मान लेते हैं पहला वाले घन की भुजा, और ये दूसरा वाला घन है जिसकी भुजा A2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, A2 का क्यूब। यही तो होता है घन का फॉर्मूला। तो अगर पहले वाले के लिए A1 का क्यूब और दूसरे वाले के लिए A2 का क्यूब, रिजल्ट क्या है, 1:27। सही बाबू, ये बोल रहा है प्रश्न कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, सही। तो अगर पहले वाले घन का आयतन A1 का क्यू हो, क्योंकि हम भुजा क्या मान रहे हैं घन के लिए, A1 और A1, इसको मान रहे हैं A2 एंड A2, तो भुजा का क्यूब इसका फॉर्मूला होता है। तो भुजा अगर A2 है तो A2 का क्यूब बन जाएगा, सही है। अब इसको हम लिख सकते हैं A1 बटा A2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1:27, है ना बाबू। इसको हम लिख सकते हैं A1 बटा A2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1/3 का होल क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। बोथ साइड क्यूब वैल्यू हो गया कैंसिल, तो अब मेरे पास बचा है A1 बटा A2 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले घन की भुजा 1 का गुणज और दूसरे वाली 3 का गुणज है। सही बोल रहे हैं क्या। अब इसमें प्रश्न क्या जोड़ा है वो देखो। हाँ, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। अब दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा का स्क्वायर, यही होता है ना। और इसका क्या हो जाएगा, 6 इंटू A स्क्वायर। तो अब इसके लिए भुजा आप क्या माने हो, इसके लिए भुजा क्या माने हो आप, A1, और इसके लिए भुजा क्या माना गया है, A2। सही हो गया। तो अब इसके लिए चेक कर लो भाई, पहले वाले के लिए हो जाएगा 6A1 का स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए हो जाएगा 6A2 का स्क्वायर, 6 कैंसिल, मेरे पास मिलेगा केवल A1 बटा A2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब A1 का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे 1 बटे A2 का वैल्यू कितना है, 3 का होल स्क्वायर, यानी 1/9। अब इसी पे प्रश्न को जितना चाहो जितना मर्जी उतना बदलो,
नहीं, बोलेगा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर होता है। तो पहले वाले के लिए हो जाएगा 4a1 का स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए हो जाएगा 4a2 का स्क्वायर बराबर, वही है। क्या रिजल्ट है यार? हल करो इसको पहले, 4 से काट दो। ये क्या निकलेगा? a1 बटा a2 का होल स्क्वायर, और a1 बटा a2 का वैल्यू कितना है? 1/3 का स्क्वायर, यानी 1/9। इसलिए इस पर कोई बहस नहीं कि उस घन के लिए वक्र बोल रहा था या संपूर्ण बोल रहा था, है ना? क्योंकि 6a स्क्वायर लगाओ या 4a स्क्वायर लगाओ, रिजल्ट तो वहीं पर आके अटकेगा ना, a1 बटा a2 का होल स्क्वायर पर। समझ में आया कुछ? हाँ, यही तो डर है बाबू, तुरंत आ जाता है ना समझ में। आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं। नोट करोगे बाबू? देखो जल्दी से। एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ है, नहीं ये तो प्रश्न नहीं था भाई, इसे तो तुम बना ही लोगे अगर त्रिज्या ऊंचाई रहेगा। एक गोला का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, गोला का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो आयतन क्या होता है? गोला का 4/3 पाई आर क्यूब, और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों का अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब क्या हो गया? ये वाला जो निशान गया ये डिवाइड का था, इसका मतलब है कि ये कह रहा है करने के लिए, सही कह रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी तो कहा जा रहा है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब ये आर क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं ना। r इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू आर स्क्वायर, r/3।